नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 3000+ ऑनलाइन क्वेश्चन पार्ट 12 कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में हम लोग के पास इतना समय नहीं होता कि पूरे पाठ्यक्रम को सही तरीके से रिवाइज कर सके, तो एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है वन लाइनर फैक्ट्स के माध्यम से रिवीजन करना। हालांकि प्रैक्टिस भी आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर पाएँ कि जो फैक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं उसमें आप कहाँ तक पारंगत है। ऐसा तो नहीं कि आपकी जो तैयारी आप ये समझ रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी बहुत अच्छी है बट एग्जाम के दौरान प्रश्न आपको भूलने लगे। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको बता दें कि सार्थक क्लासेस के ऐप के स्टोर सेक्शन में प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज उपलब्ध है यूपीएससी के लिए। तो अगर आप चाहें तो उस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं रिविज़न के लिए, मूल्यांकन के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि देखिए, जो भर्ती होती है वो पंचवर्षीय योजना होती है, तो बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि एक बार सही से मेहनत कर लिया जाए और पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनने से बचा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले जो हमारा वीडियो था पार्ट 11 उसमें हमने इसी क्वेश्चन से विराम दिया था, तो वहीं से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना अंतिम लोहार शासक जयसिंह के समय में की थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात करें तो यह है हरियाणा, और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह है दमन और दीव। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की अगर बात करें तो दिबांग वैली है अरुणाचल प्रदेश का, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की अगर हम बात करें तो नागालैंड का जो लांगलेंग जिला है वह है। हिमाचल के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलने वाली नदी व्यास नदी है। और लोक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए जो तकनीकें वह कौन कौन सी हैं तो वह है संसदीय नियंत्रण, न्यायिक नियंत्रण, कार्यपालिका नियंत्रण, अंकेक्षणीय नियंत्रण और अन्य साधन। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ओजोन परत की मोटाई की अगर हम बात करें तो मौसम के हिसाब से जो ओजोन परत की मोटाई वो बदलती रहती है। बसंत ऋतु में मोटाई जो सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। एस खेरा द्वारा सरकारी कंपनियों के निम्न 8 भागों में बांटा गया है, और कौन कौन से भाग हैं देख लीजिए। बहुउद्देशीय कंपनी, सरकार एवं भारतीय पक्षों के बीच साझेदारी वाली कंपनी, विकास कंपनी, व्यापारिक कंपनी, सरकार एवं विदेशी पक्षों के मध्य साझेदारी वाली कंपनी, पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, अंतर्राज्यीय स्वामित्व वाली कंपनी और बहुपरियोजना कंपनी। तो ये 8 प्रकार हैं एस खेरा के अनुसार सरकारी कंपनियों के। गोखले माई पॉलिटिकल ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। मौलिक अनुसंधान के आधार पर मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिया प्याजे ने। विष्णुगढ़ जल विद्युत तथा तपोवन परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था वर्ष 1908 में। और निर्माणात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता, मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण कार्य के दौरान किया जाता है। किसी त्वरित समस्या के समाधान की अपेक्षा किसी विषय के मूलभूत नियमों अथवा वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकसित किए जाने के उद्देश्य से किए गए अनुसंधान को हम मूलभूत शोध कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण इंटरनेट से संबंधित है। सूचना के स्थानीयकृत करने में गोफर का उपयोग किया जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1965-66 ईस्वी में। वहाबी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। हरित क्रांति का विचार नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था, जबकि भारत में हरित क्रांति को डॉक्टर स्वामीनाथन ने सफल बनाया था। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कार्य हैं वह है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करवाना और चुनाव संपन्न कराना। तो ये प्रमुख कार्य है निर्वाचन आयोग के। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है तो नागपुर में स्थित है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद 1987 में अस्तित्व में आया। यह राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च निकाय है जो अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के अधीन काम करता है। अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को उत्तर प्रदेश ने अपनी राजभाषा घोषित किया था। लिपि समिति का गठन किया गया था 1945 में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर एक नजर डाल लेते हैं। जो अनुच्छेद 131 है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 132 अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 143 परामर्शदायी क्षेत्राधिकार संबंधित है। भारत में द्वैध शासन व्यवस्था सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में लागू की गई थी।
भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। जैसा आपको याद है होगा कि वर्ष 1911 में ही जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। राजभाषा हिंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया था 26 जनवरी 1968 से। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और इसका हमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 58(1) में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्य थे 14। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भारत में सर्वाधिक भेड़ें मिलती है आंध्र प्रदेश में। सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना कार्य है प्राक्कलन समिति का। डेल्टा सेल्फी नामक जो तारीख खोज की थी जॉन गुटरिच ने की थी। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है कोचिन शिपयार्ड। संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख हमें मिलता है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1924 ईस्वी में कानपुर में। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी की पारंपरिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। भारत में मालानहार तंत्र को प्रस्तावित किया था विश्वेश्वरैया ने। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार केरल के जो परूर विधानसभा है वहाँ पर प्रयोग की गई थी 1982 ईस्वी में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में। होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों ये पॉइंट 12 में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के लिए एक बार कम से कम 2 बार आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको ही बेनिफिट होगा जिससे कि जो भी आपने पढ़ा है जो भी फैक्ट्स आपके सामने से गुजर रहे हैं वो सही से आपके मस्तिष्क पटल पर स्थान बना ले और एग्जाम के दौरान वो कन्फ्यूजन की स्थिति न हो। आपने देखो कि बहुत बार ऐसा होता है लगता है कि ये हमने पढ़ा हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं एक या दो ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो उस स्थिति में बचने का एक ही तरीका है कि आप जो है जो भी पढ़ें कम से कम 2 बार पढ़ें उसे और इससे ही आपकी जो तैयारी है परफेक्ट हो पाएगी। देखिए शॉर्ट कुछ नहीं चलने वाला। अगर आप शॉर्ट कट अपनाते हैं तो आज जरूर आपको अच्छा लगेगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं से जो है ईमानदारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको स्वयं से ईमानदारी रखनी है तो आप जो भी काम करें बहुत ईमानदारी के साथ करें तल्लीनता के साथ करें। मन के अकॉर्डिंग न चलें मस्तिष्क के अकॉर्डिंग चलें क्योंकि मन आपको कभी भी नहीं प्रेरित करेगा पढ़ने के लिए। मन ऐसा होता है ना हम लोगों का जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आते हैं वो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन पढ़ाई वाले जो वीडियो आते हैं लगता है यार छोड़ो कहाँ पढ़ें। तो रिक्वेस्ट यही आप लोगों से ओवर कॉन्फिडेंस हम लोगों को नहीं रखना चाहिए। अगर तैयारी हम कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक छात्र बने रहना चाहिए। शेष आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।